डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी रेड लाइन क्रॉस कर दी जिसके बाद वॉर को आसानी से खत्म करना लगभग नामुमकिन बन गया। ईरान वॉर में यूएस इसराइल की सबसे बड़ी गलती क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में हमें आज भी चर्चा करी जाएगी और इतिहास में भी इस बारे में बार बार सवाल उठेंगे। क्या वो मीनाब में हुए एक स्कूल पर स्ट्राइक्स थी जिसमें 150 बच्चियों से ज्यादा मर गए? क्या वो डिसैलिनेशन प्लांट्स पर अटैक थी, या यूनिवर्सिटी या म्यूजियम पे किए हुए हमले? शायद इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। सबसे बड़ी गलती इसराइल के झांसे में आकर के अमेरिका ने युद्ध के पहले दिन ही कर डाली, जब एक मिसाइल और एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी को टारगेट किया गया। उनको असैसिनेट किया गया, और ना सिर्फ उनको असैसिनेट किया गया बल्कि उनके साथ मौजूद, अकॉर्डिंग टू ट्रंप, 50 टॉप लीडर्स को एक साथ असैसिनेट कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने। अब एक सवाल वाजिब है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप तो इसके विपरीत कह रहे हैं। ट्रंप तो कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैंने सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। लेकिन सुप्रीम लीडर को खत्म करना क्या विजय की दास्तान थी या केओस की शुरुआत? हिस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ी बड़ी युद्ध लड़े। यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, दुनिया की मोस्ट वेल फंडेड आर्मी है। लेकिन कोल्ड वॉर के पीक पर, चरम पर भी जोसेफ स्टालिन यानी जो सोवियत लीडर थे, उनको टारगेट नहीं किया गया। 1950 के दशक में अमेरिका ने दसियों हजार सोल्जर्स लूज किए कोरिया के वॉर में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के वॉर में। अमेरिका साउथ कोरिया की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल सुंग को असैसिनेट करने की कोशिश नहीं करी यूएस आर्मी ने। फिर वियतनाम वॉर आया 60s के दशक में, और हो चिन मिन जो नॉर्थ वियतनाम के प्रमुख लीडर थे, उनके ऊपर मिलिट्री कार्रवाई करके उनको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करी गई। क्यों? ऐसा क्यों? क्या अमेरिका के पास क्षमता नहीं थी? बिल्कुल थी। अमेरिका के पास पूरी क्षमता थी कि वो इनमें से किसी भी नेता को मार सकते थे। तो क्या अमेरिका के अंदर इतनी दया भाव है कि वो किसी को असैसिनेट नहीं करता? ये तो ऑब्वियसली गलत है, यानी ऐसा भी सच नहीं है। सच तो एक लॉजिकल रीजन है, एक तार्किक रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका ऐसा नहीं करता। और एक सिंपल रूल है, अगर आप किसी की लीडरशिप को ही खत्म कर देंगे तो जब वॉर को डीएस्केलेट करना होगा, यानी नेगोशिएशन करना होगा, अग्रीमेंट्स करने होंगे, आपके हिसाब से होंगे वो, लेकिन दूसरी साइड टेबल पर कौन बैठेगा? और यही प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने 1981 में एक ऑर्डर साइन किया था, और इसमें साफ लिखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स किसी फॉरेन लीडर को असैसिनेट नहीं करेगा। नहीं मार सकते आप अली खमेनी को एज पर दैट ऑर्डर, क्योंकि इससे वॉर खत्म नहीं होती है, इससे बल्कि सिचुएशन और डेंजरस बनती है। आपके पास टेबल के दूसरी ओर नेगोशिएट करके युद्ध को अंत करके साइन करने वाला व्यक्ति ही नहीं बचता। लेकिन ईरान वॉर ने इस बड़े रूल को तोड़ दिया, और यही पहले दिन के पहले घंटे से ही वॉर कंट्रोल से बाहर निकल चुका था अमेरिका और इसराइल के। ईरान का केस अलग है। अली खमेनी सिर्फ एक देश के हेड नहीं थे, वो एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर थे। इनफैक्ट इस्लाम के शिया कम्युनिटी के लिए वो एक पोप का दर्जा रखते थे, यानी पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस लेजिटिमेसी दोनों एक ही व्यक्ति में थी। और वो व्यक्ति 86 साल का था, प्रोस्ट्रेट कैंसर से लगातार संघर्ष में था। जिस अली खमेनी को इन्होंने असैसिनेट किया, उसी अली खमेनी ने फतवा निकाला था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। यानी कि जो व्यक्ति ईरान को परमाणु शक्ति बनने से सबसे ज्यादा रोक रहा था, उसी व्यक्ति को युद्ध के पहले मिनट में आपने खत्म कर दिया। और फिर आप कह रहे हैं कि मेरा टारगेट है ईरान को परमाणु शक्ति ना बनने देना। ये दो तरफा बात है, इसमें विरोधाभासी चीजें कर रही हैं। आप बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आप चाहते क्या हैं ये आपको खुद नहीं पता। जैसे ही फर्स्ट डे यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने उस व्यक्ति पर और उसके चारों ओर जो लोग मौजूद थे, ईरान की सीनियर लीडरशिप और उनकी फैमिली पर अटैक किया, सडनली ईरान के अंदर जो अलग अलग टुकड़े थे, जो उसकी रेजीम की, उसकी सरकार का विरोध करते थे सड़कों पर, वो सब भय से और अमेरिका के प्रति नफरत में एकत्रित हो गए। यानी जिस ईरान को तोड़ने की कोशिश करी गई अली खमेनी को मार करके, उससे दो नतीजे निकले। पहला तो ईरान यूनाइटेड हो गया, और दूसरा अमेरिका के पास दूसरी एंड पर, टेबल पर बात करने वाला, नेगोशिएट करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं बचा। अब इस युद्ध को जल्दी आप कैसे खत्म करेंगे? अब ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बच गया, बल्कि एक रिलीजियस रेजिस्टेंस बन चुका है। और यहां से प्रॉब्लम गहरी और एक दलदल जैसी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टीवी पर आते हैं, कहते हैं कि हमारी नेगोशिएशन बहुत अच्छी चल रही है, हम तो बहुत बढ़िया नेगोशिएट कर रहे हैं, ईरान से हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हम 7 दिन युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम 10 दिन युद्ध नहीं लड़ेंगे। और फिर एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि सर आप बात किससे कर रहे हैं? मैं ईरान से बात कर रहा हूं। नहीं, ईरान में किससे बात कर रहे हैं वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। ट्रंप इस समय ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान में किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जिससे भी वो बात कर रहे हैं वो वाकई ईरान को रिप्रेजेंट करता है या बस एक फैक्शनल लीडर है। क्योंकि अली खमेनी तो अब है नहीं जो ईरान को रिप्रेजेंट कर सके, और मुज्तबा खमेनी को इजराइल ऑलरेडी बार बार धमकी दे रहा है कि अगर आप कभी भी दिखे हमारी टारगेट में आए तो हम आपको भी अपने पिताजी के पास पहुंचा देंगे। इस तरह की वायलेंट और अग्रेसिव लैंग्वेज की वजह से ईरान की लीडरशिप ट्रंप या इजराइल के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयारी नहीं हो रही है, और वॉर एस्केलेट होता जा रहा है।
और पूरी दुनिया उसका खामियाजा उठा रही है। और अब मिलिट्री रियलिटी भी देखना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान जैसे देश को ऑक्यूपाई करने के लिए एक हॉस्टाइल कंट्री है, एक भी ईरानी अमेरिकन को पसंद नहीं करते। अगर ऐसी कंट्री को आपको ऑक्यूपाई करना है जिसके रिलीजियस लीडर और सुप्रीम कमांडर दोनों को आपने मार दिया है, तो जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अमेरिका को लगेंगे 2.4 मिलियन सोल्जर्स, यानी 24 लाख सोल्जर्स लगाने पड़ेंगे सिर्फ ईरान को कंट्रोल करने के लिए। अब हैरत की बात यह है कि अमेरिका के पास सिर्फ 4.5 लाख सोल्जर्स हैं, यानी जितनी अमेरिका की आर्मी है उससे 6 गुना आर्मी लगेगी ईरान पर वाकई वो कब्जा बनाने के लिए, जिसके बारे में ट्रंप बार बार बात कर रहे हैं। यानी ये पूरी बात कि हम ईरान को डेसिमेट करके उसका ऑयल ले लेंगे और कब्जा कर लेंगे और अपने हिसाब से सरकार लगा देंगे, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। इसमें कोई तथ्य नहीं है और अमेरिका के पास वो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो ईरान को ऑक्यूपाई कर पाए। यानी इस युद्ध का अंत नेगोशिएशन से ही होना है, लेकिन नेगोशिएट किससे करना है ये ट्रंप को नहीं पता। अब सवाल सीधा है, यूएसए ये वॉर जीतेगा कैसे? अगर आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से समझें तो सिचुएशन ये है कि ये वॉर अब खत्म करना सबको लग रहा है कि नामुमकिन होता जा रहा है। इसलिए नहीं कि अमेरिका खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि ईरान खत्म नहीं करने को तैयार है। अगर आप बरैया के छत्ते में हाथ डालेंगे तो बरैया डिसाइड करेगी कि वो लड़ाई खत्म कब होगी, आप नहीं डिसाइड करेंगे। और ट्रंप ने बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। लेकिन होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और बात करते हैं कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं जैसे अमेरिका और इजराइल इस युद्ध से अपने आप को खींच पाए बाहर और शांति कायम कर पाए। मेरे हिसाब से अगर अमेरिका को ये वॉर खत्म करनी है तो उसे 5 बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, एस्केलेशन को तुरंत रोकना होगा, शब्दों में भी और एक्शन में भी। लीडरशिप पर थ्रेट्स बंद करने होंगे। अमेरिका हैज टू गारंटी कि मुज्तबा खमेनी को हम नहीं मारेंगे और तभी मुज्तबा खमेनी से आप डील कर पाएंगे। चाहे आप उसको तटस्थ देश में करें, वो भारत हो सकता है, वो कोई और देश भी हो सकता है, जिस भी देश में करिए। लेकिन अगर मुज्तबा खमेनी को आप ये धमकी देंगे कि हम आपको खत्म करने की साजिश रच रहे हैं और अगर आप दिखे तो हम आपके ऊपर मिसाइल मारेंगे, तो आप बात किससे करेंगे? आपके ऊपर विश्वास कैसे बनेगा? याद रखिए, उनके पिताजी, बहन, माँ, उनके रिश्तेदारों को आपने खत्म किया है और वो भी ऐसे टाइम पे जब वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ था। कॉन्फिडेंस बनाना आपका काम है, तो डी एस्केलेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम, नेगोशिएशंस जो करने हैं उसके लिए क्लियर चैनल बनाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन नेगोशिएशंस में अमेरिका को एक साफ माइंडसेट के साथ बैठना होगा। ये वॉर उन्होंने शुरू करी है, ओन इट। ये युद्ध आपका शुरू किया हुआ है और इसे खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है और इसके लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा अपनी पोजीशन से, अन्यथा जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो बहुत घातक होगा। अमेरिका में तेल के प्राइसेस अब लगभग 40% रिटेल तेल के प्राइस बढ़ चुके हैं। अमेरिका की पब्लिक इस युद्ध से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अमेरिका के इलेक्शंस आने वाले हैं। तीसरा, गल्फ नेशंस इस पूरे युद्ध के इनवॉलेंटरी विक्टिम्स बन चुके हैं, यानी बेमतलब में इस युद्ध में वो खिंच गए क्योंकि उन्होंने अमेरिकन बेसिस बनाए अपने देशों में और उनसे अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर बिना गल्फ नेशंस को बताए। गल्फ नेशन का भी विश्वास अमेरिका और इजराइल ने तोड़ा है और इसलिए उनको इस वॉर के खत्म करने में भी एक क्रिटिकल भूमिका निभानी होगी और उनको वो सीट देनी होगी। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ये सब देश इस पूरे युद्ध के परिणाम झेल रहे हैं और ऐसे युद्ध के जिनको शुरू करने में उनका कोई हाथ नहीं था। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ये पूरा रीजन कोलैप्स हो जाएगा। अमेरिका को इंश्योर करना है कि ये सारे देश जिनको वो एलाइज बनाता है उनको एलाइज की तरह रखे, उनको गुलाम की तरह नहीं रख सकते आप। वो आपकी बातों से दब के नहीं रहेंगे, वो आपकी दोस्ती से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा और ऐसा नहीं करेंगे तो ये देश अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। चौथा, हॉर्मूज क्राइसिस पर कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। इतिहास भी हमें यही रास्ता दिखाती है। 2016 में बराक ओबामा ने ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन के टेंशन को कम करने के लिए ईरान को $1.7 बिलियन कैश में ट्रांसफर किया था। ये नोटों में हवाई जहाज में लेकर के अमेरिकन आर्मी ईरान में डिलीवर करके आई थी। तब जाकर के ईरान से शांति संधि की बात हुई थी। ईरान कोई छोटी मोटी रीजनल पावर नहीं है। ईरान ने यह दिखा दिया है कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी अब इतनी अग्रेसिव और इतनी एडवांस्ड है कि दुनिया की महाशक्तियों से रोक नहीं सकती। उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी की कॉपी कैट अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है और रशिया कर चुका है, यानी महाशक्तियां उसकी डिजाइन कॉपी कर रही हैं। ईरान को अब एक छोटी शक्ति या नीचे दर्जे की मिलिट्री बता करके बार बार मीडिया में इंसल्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में इंसल्ट यूएस की हो रही है जो सबको दिख रही है। स्टेक्स बड़े हैं, रिजिड स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी और डील करना पड़ेगा और अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अन्यथा ट्रंप का पॉलिटिकल फ्यूचर ब्लीक है। और ना सिर्फ ट्रंप का वीक है बल्कि जेडी वैंस जो उनके उपराष्ट्रपति हैं और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और ये दोनों अगली बार राष्ट्रपति बनने के लिए अपना कैंडिडेचर देंगे 2028 में। इन सब का जो भविष्य है वो ब्लीक है। आज वही सिचुएशन आ चुकी है। अगर यूएसए को हॉर्मुज क्राइसिस सॉल्व करनी है तो उसे प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी होगी।
झुकना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तभी सामने वाला झुकना शुरू करेगा। और पांचवा, शायद सबसे मुश्किल जो कदम अमेरिका को उठाना है वो है अमेरिका को अपने मित्र इजराइल को कंट्रोल में लाना होगा। इजराइल जब से हमास के पीछे गया था, वो हमास की लड़ाई जस्टिफाइड थी, सारी दुनिया ने उस लड़ाई में जस्टिफिकेशन देखा। लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से गाजा का वो एथनिक क्लेंजिंग कर रहा था, नॉर्थ में वो लेबनान से लड़ रहा है, कभी सीरिया से लड़ जाता है, कभी इजिप्ट से लड़ता है, कभी वो ईरान से लड़ता है। अगर हर तरफ इजराइल इसी प्रकार से लड़ाई फैलाता रहेगा तो अमेरिका के लिए कोई लॉन्ग टर्म पीस इंश्योर करना इम्पॉसिबल है। इजराइल की स्ट्राइक्स अनकंट्रोल्ड, अनप्रोवोक्ड होती हैं। वो अपने सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड इंटेलिजेंस के आधार पर बार बार बोलता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बस बनाने वाला है, और ऐसा वो पिछले 20 साल से कह रहा है। लेकिन ईरान अगर वाकई न्यूक्लियर वेपन बस बनाने वाला था तो कहां है ईरान का न्यूक्लियर वेपन? यूएस को अब क्लियरली डिफाइन करना होगा कि इजराइल के लिए लक्ष्मण रेखा क्या होगी, और अगर लक्ष्मण रेखा बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा लांघी तो उसके परिणाम अमेरिका के क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर इजराइल अनकंट्रोल बना रहा तो ये कॉन्फ्लिक्ट आज ईरान में है, कल कहीं और फैल जाएगी, और ये समस्या कहीं मुश्किल है रिजॉल्व करनी, क्योंकि इजराइल पर अमेरिका का कंट्रोल जितना है उससे ज्यादा कंट्रोल अमेरिका पर इजराइल का है। इजराइल की आईपैक लॉबी, यानी वो ग्रुप्स जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देते हैं, सपोर्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, उनको पैसे देते हैं खर्चे के, इजराइल लगभग पूरी की पूरी यूएस कांग्रेस और सेनेट पे अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। अमेरिका की आम जनता इजराइल के इस कदम के खिलाफ फिर भी रैली निकाल सकती है, लेकिन अमेरिका की संसद में इजराइल के खिलाफ कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप खुद इजराइल समर्थन करने वाले ग्रुप से घिरे हुए हैं। स्टीवन मिलर से लेकर के, जो उनके चीफ एडवाइजर हैं, से लेकर के उनके खुद के दामाद जराड कुशनर इजराइल के प्रबल समर्थक हैं और इस वॉर के भी प्रबल प्रणेता हैं, उसको मोटिवेट कर रहे थे इस वॉर को। सिमिलरली उनके पीट हेगसेथ, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी, जो वॉर सेक्रेटरी अब बोलते हैं, वो भी इजराइल लॉबी को ही बिलोंग करते हैं। यानी कि अब ये पूरा युद्ध अगर हटाना है, इसको सॉल्व करना है और जल्द करना है, तो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेनी होगी। अमेरिका को इस पर गहन रूप से विचार करना होगा। सिर्फ ये कहना कि मुझे ये गिफ्ट मिला तो मैं कुछ करूंगा, मुझे और गिफ्ट मिला तो मैं कुछ करूंगा, नहीं करोगे तो मैं धमकी दे रहा हूं, मैं खत्म कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, इस तरह की नरम गरम पॉलिसी बहुत ही इलॉजिकल और बचकानी है। ये युद्ध अब एक कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी बन चुका है। दूसरे साइड में जो आपका सुप्रीम लीडर है, उसके बाद आने वाले 50 लीडर को आपने खत्म कर दिया, लेकिन सत्ता खत्म नहीं हुई जो आपकी उम्मीद थी। यानी आप युद्ध के पहले ही दिन ये युद्ध हार चुके हैं। अब सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करके इस युद्ध में अपनी नाक बचा करके निकलें और दुनिया की इकोनॉमी को बचा लें, क्योंकि यही इस युद्ध का अंत हो सकता है।